S3 हमारा चल रहा था, ठीक है। वर्जनिंग हमने देख लिया था। इवेंट नोटिफिकेशन देखने वाले थे। इवेंट नोटिफिकेशन में देखो क्या होता है। आप बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखते हो तो आप चाहते हो कि उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। बकेट के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो तो उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप यहाँ से ना क्रिएट कर सकते हो इवेंट नोटिफिकेशन। नाम दे दो, प्रीफिक्स डिफाइन कर दो कि इस टाइप के फोल्डर से इस टाइप का ऑब्जेक्ट पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो। पुट की, पोस्ट की, कॉपी की, मल्टी अपलोड की, या ऑब्जेक्ट रिमूवल एक्टिविटीज़ हो, या ऑब्जेक्ट रीस्टोर की एक्टिविटीज़ हो, या ACL से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो, टैगिंग वगैरह कोई चेंजेस करे, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस पे कोई रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज क्लासेस से कुछ एक्टिविटीज़ हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो, लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो, इंटेलिजेंट टीयरिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो, तो उसका एक नोटिफिकेशन जनरेट कर दो। अब वो नोटिफिकेशन जनरेट होने के बाद कहाँ जाके स्टोर होना चाहिए? लामडा फंक्शन में, या SNS टॉपिक में, या SQS में, ये आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन का है कि बकेट के ऊपर सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो तो मुझे एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाए, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। समझ आई? ऐसे ही ट्रांसफर एक्सेलरेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है। ट्रांसफर एक्सेलरेशन, ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है कि फास्टर डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इनेबल डिसेबल करना होता है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। इसका जो मेजर कंसेप्ट इन्होंने दिया है उसका, इसका कंसेप्ट ये है, देखो। मेन कंसेप्ट इनका ये है कि मान लो आप जब भी बकेट बनाते हो, S3 बकेट जब आप क्रिएट करते हो तो आपसे पूछता है रीजन, ठीक है। आपने बकेट बनाया दिया मान लो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, ठीक है। कहाँ बनाया? नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में आपने बनाया। ये बकेट आपका बन गया। आपने क्या किया? नॉर्थ एंड वर्जीनिया रीजन में आपने बकेट ये बनाया। अब कुछ यूजर्स आपके UK में भी होंगे, कुछ इंडिया में भी होंगे, कुछ सिंगापुर में भी होंगे, कुछ नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी होंगे। तो जो यूज़र नॉर्दर्न वर्जीनिया में होंगे वो अगर इस बकेट पे डेटा को अपलोड करते हैं या डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उन्हें तो बहुत फास्ट एक्सेस होगा, उन्हें लेटेंसी लो मिलेगी, हाई लेटेंसी नहीं आएगी। क्या? उन्हें लो लेटेंसी होगी। लेकिन जो लोग UK में हैं, लंदन में हैं, सिंगापुर में है, मुंबई में है, उनको इस बकेट तक आने में लेटेंसी हाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, बता दो मेरे को एक बार। लेटेंसी हाई आएगी ना, क्योंकि बकेट तो रीजन स्पेसिफिक है ना, उसका नाम ग्लोबली एक्सेस है, बट बकेट का जो स्टोरेज है वो तो रीजन स्पेसिफिक है। क्या है?
रीजन स्पेसिफिक। बहुत सही आपने बोला, बट क्या है, इन्होंने जो बोला है S3 ग्लोबली एक्सेस है, तो इस हर बकेट की एंट्री डीएनएस में की जा रही है। क्या की जा रही है? डीएनएस में। ठीक है, तो डीएनएस तो ग्लोबली होता है ना, तो इसलिए कहते हैं कि ये ग्लोबली है, बट स्टोरेज रीजन स्पेसिफाई है। समझ आई? क्या है? डीएनएस तो ग्लोबल होता है ना, तो जैसे वेबसाइट क्या होता है? एक मिनट। समझ आ गई? ठीक है, तो जैसे आपका वेबसाइट क्या होता है? ग्लोबली होता है, बट जब कोई बंदा www.google.com लिखता है तो डीएनएस में जा रहा है, डीएनएस ग्लोबली है, बट बैकएंड में जब वो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट तो कोई लोकेशन होगा ना, तो यही चीज़ है ना बकेट के साथ भी है, पता है? तो आप तो भाई बकेट का यूआरएल लगाते हो, तो आप तो पहले डीएनएस पे जाते हो, डीएनएस के बाद फिर एंड पॉइंट से कनेक्शन बनता है, तो आपको लेटेंसी हाई आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेटेंसी हाई ना आए मेरे को, तो आपको कहा जाता है कि आप ना ट्रांसफर एक्सेलरेशन इनेबल कर दो। बस इतना ही करना है। क्या लिख के आ रहा है देखो, एंड पॉइंट, वही एंड पॉइंट जो मैं बोल रहा था वही कह रहा है फास्टर डेटा ट्रांसफर मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगा थोड़ा। तो सेव चेंजेस में क्लिक किया, तो अब ये करते क्या है पता है? इन्होंने किया क्या, ये एक्टिविटी ऐसा करने के बाद इन्होंने ना अपना एक एंड पॉइंट दे दिया आपको। क्या दिया? एक अपना राउटर एंड पॉइंट। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले आप S3 बकेट पे आ रहे थे ना, तो आप वाया इंटरनेट आ रहे थे। क्या आ रहे थे? अब ये बंदा वाया इंटरनेट आ रहे थे आप, सारे लोग क्या आ रहे थे? वाया इंटरनेट। इवन आप AWS में भी कोई मशीन बना लो ना, उस मशीन से बैठ के भी अगर बकेट के अंदर जाओगे ना, तो वो भी पहले इंटरनेट पे जाएगी मशीनें, फिर इंटरनेट से फिर आएगी अंदर। तो इसलिए लेटेंसी आई है। लेकिन कहते हैं जब रिक्वेस्ट पे इनेबल कर लेते हो आप, जब आप रिक्वेस्टर पे को इनेबल कर लेते हो, तो ये लोग अपना ना प्राइवेट कनेक्शन दे देते हैं आपको, जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्राइवेट कनेक्शन बैठा बिछा रखा है, फाइबर का, वायरलेस का, जो भी है। तो रिक्वेस्टर पे इनेबल करने के बाद आपको क्या बोलते हैं ये, आप प्राइवेट कनेक्शन के थ्रू आओ जाओ। समझ आई सर? और देखो, प्राइवेट ट्रांसफर एक्सेलेशन इनेबल करने के बाद आपको यूआरएल लिंक अलग मिल गया। क्या मिला? यूआरएल लिंक अलग मिल गया। ये लिंक मिला है।
ठीक है। AWS क्लाउड इंडिया S3 डॉट एक्सलेट AWS क्लाउड इंडिया। ये मिला है देखो आपको। अगर आप S3 में जाओ और फिर इसका लिंक अगर आप देखो प्रॉपर्टी में जाके, तो इसका लिंक क्या बना देखो। HTTPS AWS क्लाउड इंडिया .S3 .amazon.com। फिर तो ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। फिर दो दो बार क्यों हो जाता है? तो इसका यूआरएल ऐसा बन रहा है और इसका यूआरएल देखो कैसा बन रहा है। ऐसा बनेगा। समझ आई? तो पहला वाला जो है वो प्राइवेट कनेक्शन का लिंक है और ये है पब्लिक कनेक्शन का लिंक। बीच में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, x3-accelerate डॉट, ठीक है, एक सब डोमेन ऐड कर दिया। मतलब उन्होंने अपना एक प्राइवेट लिंक दे दिया। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो फिर आप ना ये वाले लिंक नहीं, ये वाले लिंक का अगर आप यूज करते हो तो आप प्राइवेटली जा रहे हो और ये वाले लिंक यूज करे तो पब्लिक जा रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई सीक्रेट डेटा है जैसे कि, तो आप अपना अपने लोकल एरिया पे ये यूज कर लो और कोई नॉर्मल है तो उनको बोलो आप इसी लिंक से आओ। समझ आई? और कुछ भी नहीं है। तो ये कंसेप्ट है। ऐसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। एक और कंसेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, रिक्वेस्टर पे का। एक्सेलरेट ट्रांसफर एक्सेलरेशन में किसी को डाउट है क्या? कोई भी? ठीक है ना? अक्षय, आप लोगों को, आकाश, अभिषेक, कमल, मोनीश, प्रवीण, वरुण, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। आज की क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा ये है, S3 के ही हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। और बात हम लोग ये कर रहे हैं जो
समझने वाली बात यह है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पुटअप भी होता है इस बात को लेके कि हम जब S3 बकेट क्रिएट करते हैं तो S3 बकेट को हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं बाय डिफॉल्ट या प्राइवेट एक्सेस करते हैं। पब्लिकली और प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि जब आप S3 बकेट बनाते हो तो S3 बकेट का जो यूआरएल आता है ना, वो पब्लिकली यूआरएल होता है, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिकली एक्सेस होता है। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका यूज केस बहुत होता है। इसका यूज केस बहुत का मतलब होता ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे मान लो मेरी ये वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूट्यूब में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब में जाता हूँ और यूट्यूब में जाके मैं यहाँ से ना वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस तरीके से, मान लो मेरे पास कोई वीडियोस है, ठीक है, तो ये वीडियोस कहाँ जाएंगी? ये बकेट पे जा रही हैं। तो अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, तो अगर गूगल वालों ने प्राइवेट कर देगा तो मैं वीडियो थोड़ी अपलोड कर पाऊंगा। गूगल वालों ने मुझे क्या दिया है, यूट्यूब वालों ने मुझे क्या दिया है? मुझे बकेट ही तो दे दिया है वहां पे। क्या दिया है? बकेट दिया है, अनलिमिटेड जीबी का स्पेस दे दिया है। मैं अपने वीडियोस डालता रहता हूँ, कभी मेरे को नहीं बोलता कि तुम वीडियो क्यों डाल। तो ऐसे ही को रिलेट करो कि आपकी कंपनी का ही कोई सोशल मीडिया या सोशल वर्क की वेबसाइट होगी और आपके क्लाइंट्स भी ऐसे कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं, लाइक अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं। इंस्टा वाले में क्या होता है, लोग वीडियोस रील अपलोड करते हैं, ठीक है, करते हैं नहीं करते? तो बता रहा हूँ, रुक जा बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि इस यूट्यूब पेज को बनाने के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग की गई होगी ना, तो जो प्रोग्रामर होगा, जो डेवलपर होगा ना, वो डेवलपर बोलेगा कि मुझे स्टोरेज का लिंक प्रोवाइड करो, मैं प्रोग्रामिंग में मेंशन करूंगा। तो जब तक हम उसे स्टोरेज का लिंक नहीं देंगे ना, तो आगे वो कोडिंग ही नहीं करेगा। तो हम उसको कौन सा स्टोरेज का लिंक देंगे? हम उसे प्राइवेट वाला नहीं देंगे, हम उसे पब्लिक वाला ही देंगे, ये वाला। हम उसे प्राइवेट वाला दे देंगे। जब हम उसे प्राइवेट वाला देंगे तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंशन कर देगा कि जब भी यूजर अपलोडिंग करे तो ये यूआरएल यूज करे, यहाँ चला जाए, ठीक है। अब पब्लिक के केस में क्या होता है? पब्लिक के केस में मान लो पब्लिक नॉर्दर्न वर्जीनिया से भी आ रही है, यूएस से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, नंबर ऑफ जगह से आ रही है। तो मैंने बोला यार, जो इधर से आएंगे उनको लेटेंसी आई होगी, तो उनके लिए फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट बकेट बनाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में। फिर मैं प्रोग्रामिंग में कंडीशंस बताया करूंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, मैंने डीएनएस आपको पढ़ाया था। अलग अलग डेटा सेंटर आपने लगा के रखा है, और डीएनएस ही बोल देगा अच्छा ट्रैफिक यहाँ से आ रही तो इस साइड चले जाए, और इस साइड चले जाए तो इस साइड के, इस साइड जाने के बाद जो वेब पेज खुलेगा उसके अंदर ऑलरेडी सेट है कि बैकएंड का कौन से बकेट में से जाना है। तो वो तो हमने पूरी वेल प्लानिंग कर रखी है, पब्लिक यूजर्स को दिक्कत नहीं आएगी। ये जो ट्रांसफर एक्सेलरेशन जो मैंने अभी आपको बताया है, वो हमारे लिए है, आईटी एडमिन के लिए। किसके लिए? आईटी एडमिन के लिए। कि हमें अगर हमारे कंट्री में, नंबर ऑफ कंट्री में डेटा सेंटर लगे हुए हैं, हमें अगर किसी को डेटा देना है तो हम पब्लिकली यूआरएल से ना जाके हम प्राइवेट यूआरएल से डेटा को अपलोडिंग कर देंगे। और ये तब जब हमें माइग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। हम माइग्रेशन कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेट कर दिए, एप्लीकेशन को माइग्रेट कर दिए, कुछ डेटा हमारे ऑन प्रोमाइसिस में पड़े हुए हैं, लाइक लॉग्स फाइल जैसे या बैकअप जैसे। तो हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो हम ट्रांसफर करने के लिए पब्लिक लिंक को ना यूज करके हम प्राइवेट वाला लिंक यूज करेंगे, तो फास्ट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा।
तो ये हमारे लिए होता है, आईटी एडमिन के लिए, यूजर्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब हो गया क्लियर? अभी भी किसी को डाउट तो नहीं ना? रिक्वेस्टर पे, रिक्वेस्टर पे का फीचर भी हम इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। कई बार ऐसा होता है, देखो हमारी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एडब्ल्यूएस के अकाउंट्स होते हैं। लाइक डेवलपमेंट के अकाउंट अलग होते हैं, प्रोडक्शंस के अकाउंट अलग होते हैं, टेस्टिंग के अकाउंट्स अलग होते हैं। डेवलपमेंट अकाउंट वालों ने अपना बकेट बनाया, उन्होंने अपना डेटा स्टोर किया। प्रोडक्शंस अकाउंट वाले कहते हैं कि आपने जो बकेट में जो डेटा रखा है वो डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं। दूसरे अकाउंट वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही कंपनी है, दे दो। बट लास्ट में जब बिलिंग होती है तो उस अकाउंट की बिलिंग अलग हो रही है, इस अकाउंट की बिलिंग अलग हो रही है, और हर अकाउंट की बिलिंग अलग हो रही है। तो S3 बकेट का हिसाब किताब ये है कि अगर बकेट से कोई भी डेटा डाउनलोड करेगा तो उसके चार्जेस, उसका बिल आता है, जितना डेटा डाउनलोड करो। मान लो अगर मैंने अपने बकेट के ऊपर 10 TB का डेटा रखा है और महीने में 5 TB डाउनलोड हो जाती है, तो उसका चार्ज लगेगा। डाउनलोड हो गई, गेट हो गया, रीड हो गया, सबका चार्ज लगता है। और डेवलपमेंट वालों ने अपना बकेट बनाया, उसमें डेटा रखा, और प्रोडक्शन वालों ने उनकी हेल्प मांगी तो उन्होंने हेल्प दे दिया, बोला कि आप हमारे बकेट का लिंक ले लो और एक्सेस करते रहना। लेकिन जब बिलिंग होगी ना, तो डेवलपमेंट अकाउंट में बिल आ जाएगा, और डेवलपमेंट वाले चेक करते हैं तो वो देखेंगे हम तो यार बकेट को यूज़ ही नहीं किए, हम तो गेट रीड पुट कुछ भी नहीं किया इस महीने, तो हमने मोस्टली 10% काम किया, बट ये बिलिंग तो ऐसा आ गया कि 200% के हिसाब से। तो बाद में पता लगता है कि आपने किसी को हेल्प कर रहे थे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की, उसने पूरे मंथ दबा के यूज़ किया है और उसके चक्कर में बिल आ गया। तो आप सोचोगे ना, आपका मैनेजर बोलेगा कि यार कंपनी तो सेम है, लेकिन हम अपने ऊपर सरदर्द क्यों पाले, उनकी हेल्प हमने की है, उन्हीं के अकाउंट में बिल आना चाहिए। या फिर आप बिल बना के उनको दे दो कि ये देखो आपकी वजह से ये बिल आया, ये आपके डिपार्टमेंट में ऐड कर लो। तो इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, रिक्वेस्टर पे इनेबल कर लो। तो जब आप रिक्वेस्टर पे इनेबल कर लेते हो तो आपके बकेट को कोई दूसरा एडब्ल्यूएस अकाउंट वाला जब यूज़ करता है ना, तो जितना वो यूज़ करेगा उसका बिल उसी के अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में। तो आपने रिक्वेस्टर पे इनेबल कर दिया, फिर वो जितना भी डाउनलोडिंग करेगा ना, तो उसी के अकाउंट में बिल आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्टर पे इनेबल नहीं किया है तो फिर आप में ही ऐड हो जाएगा। और ये वैलिड होता है सिर्फ एडब्ल्यूएस अकाउंट के लिए, कोई पब्लिक यूजर्स के लिए नहीं, है ना? क्योंकि पब्लिक यूजर्स से कैसे मांगोगे फिर? अब देखा जाए तो मैं यूट्यूब में इतने वीडियोस अपलोड करता हूँ, कुछ डाउनलोड भी करते हो, आप लोग डाउनलोड भी करते हो, तो आपसे तो यूट्यूब पैसा नहीं मांगता। तो ये पब्लिक यूजर्स के लिए नहीं है, एडब्ल्यूएस में डिफरेंट अकाउंट के लिए। ठीक है सर, समझ आ गई? हम्म। ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मतलब क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो एडब्ल्यूएस कहता है कि आपको ना यहीं बना सकते स्टैटिक वेबसाइट। क्या आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करनी है तो आपको कोई EC2 लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्रिएट बकेट करो, वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट होस्टिंग
मैंने इसके ऊपर क्या करूँगा, अपना वेब पेज डाल दो, जो भी आपके पास है, मान लो आपने बना रखा है। index.html, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में आओ, यहाँ इनेबल स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, बता दो आपका डॉक्यूमेंट क्या है। एरर के बाद, एरर अगर आप चाहते हो तो एरर बता दो। रीडायरेक्शन रूल्स भी डाल सकते हो, बताऊंगा रीडायरेक्शन क्या होता है। अभी परमिशन डिनाई दे रहा है, क्योंकि परमिशंस वगैरह भी देना पड़ेगा बकेट के ऊपर। जनरेट पॉलिसी, ARN नंबर, शेप चेंजेस, ठीक है। तो देखो हो गया। इसी को ले जाके डीएनएस में एंट्री कर लो। तो देखो मेरे को कोई ईसी टू मशीन की जरूरत नहीं पड़ी सर। जैसे पहले लोग क्या करते थे, अगर देखो आजकल लोग ना छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने, देखो गलियों में मोमोज की दुकान है ना, पिज्ज़ा की दुकान, और तमाम इतने सारे होते हैं जो, उनको ये होता है कि यार एक छोटी सी वेबसाइट बना दो बस, कि लोग एड्रेस वगैरह मेनू वगैरह देख लें, नंबर डाल दें। तो ऐसी स्टैटिक वेबसाइट के लिए आप ये यूज़ कर लो। और सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट नहीं, और एक चीज़ बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की पूरी फुल वेबसाइट चल रही है, लेकिन कंपनी ये चाहती कि ट्रैफिक मेरे डायरेक्ट वेब सर्वर पे ना जाए, पहले मेरी ट्रैफिक किसी यूआरएल पे जाए, और यूआरएल से फिर रीडायरेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रीडायरेक्ट हो जाए, अगर वो डायनेमिक वेबसाइट भी है तो भी। तो रीडायरेक्शन के लिए भी आप एक सर्वर लगाते हो ना, तो कह रहा है रीडायरेक्शन के लिए आप S3 यूज कर लेना। क्या करना? रीडायरेक्शन के लिए क्या करना सर?
S3 ही यूज कर लेना। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, इसका बहुत अच्छा यूज केस है। रीडायरेक्ट। आप बताओ रीडायरेक्शन कहाँ करानी है? मैंने बोला मेरे बकेट पे आने के बाद ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दो। कहाँ? google.com के साइट। तो मैंने रीडायरेक्शन लगा लिया, देखो। तो मैं इसको हिट कर रहा हूँ, मेरी ट्रैफिक कहाँ जा रही है, देखो। समझ आई? मैं ये भी आपको भेज रहा हूँ, आप हिट मारो इसको, ट्रैफिक आपकी कहाँ जा रही है? गूगल की पेज को खोल के दे रही है, देखो। और इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चल रहा। तो अब एक बात बताओ, हर कंपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ये यूज करती है कि नहीं करती? तो रीडायरेक्शन के लिए भी आपको सर्वर्स लगाने पड़ते हैं। उसमें सिंपल सा वेब पेज अपाचे एनजिनिक्स डालो और एक लाइन की एंट्री मारनी पड़ती है रीडायरेक्शन की। हो सकता है उस पर लोड बढ़े तो उसके भी बैलेंसर सब कुछ चाहिए। यहाँ आपके S3 बकेट से ही काम हो जाता है और सारा लोड वो अपने ऊपर देख लेता है। हाँ जी, डाउट है क्या किसी को? सबको क्लियर है आयसा? मेरे को बस 2 मिनट देना ना, एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट देना। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट है? बता दो एक बार। क्लियर है ना? चलो, अब देखो, म्यूट कर लो, आवाज आ रही कहीं से। मोनिस, म्यूट करो। अब देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हो, ठीक है, एक चीज आप नोटिस करते होगे हमेशा। मान लो ये ऑब्जेक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, कह रहा डेस्टिनेशन में आओ। स्टोरेज क्लासेस दिख रहा है? तो ये स्टोरेज क्लासेस क्या होता है? स्टोरेज क्लासेस का मतलब ये है, इन्होंने बैकएंड में जो रखा है वो क्या है? अच्छा, किसी को आइडिया है कि स्टोरेज क्लासेस का इन्होंने क्यों डिजाइन किया, क्या मीनिंग है? किसी को कुछ आइडिया है? बोलोगे जरा अपनी तरफ से। कभी ना कभी तो देखो, S3 एक ऐसी सर्विस है कि आप क्लास नहीं भी ज्वाइन करते हो तब भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पता रहता है सब। कौन बोलना चाहेगा S3 स्टोरेज क्लास के बारे में? देखो, हाँ। हम्म। और प्रवीण, आप कुछ बोलोगे? प्रवीण नहीं है क्या? आया तो था शायद। छुट्टी में क्या?
अच्छा अच्छा, वरुण, अक्षय, आकाश, आप लोग कुछ बोलोगे? अनु? देखो, लोगों के दिमाग में जो इसका आंसर रहता है वो ये रहता है मोस्टली कि स्टोरेज क्लासेस इन्होंने बनाया है प्राइसिंग को डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए, और बैकएंड का स्टोरेज भी बदलता रहता है। क्या करेक्ट हूं मैं? हाँ जी, करेक्ट हूं ना? पहला दिमाग में आइडिया यही आता है कि स्टोरेज क्लासेस इन्होंने जो दिया है, आई थिंक कुछ ऐसा होगा कि अलग अलग स्टोरेज पे डेटा जा रहा है ना? बट इन्होंने जो स्टोरेज तो इनका बैकएंड आपको शो ऐसा कर रखा है बैकएंड में कि ये वाले स्टोरेज क्लासेस में आपने डेटा रख दिया तो इतने दिन के बाद एक्सेस होगा, इसमें रख दिया तो इतने दिन के बाद एक्सेस होगा, इतने रख दिया तो इसमें इतने दिन के बाद एक्सेस होगा। लेकिन जो एक्चुअल जो टेक्निकल डिफरेंस है ना वो ये है लेटेंसी को लेके। क्या है सर? लेटेंसी को लेके, क्योंकि स्टोरेज तो यही है, यहाँ पर इनकी अलग अलग लेटेंसी हो गई है। और कहा कि ये वाली लेटेंसी से फास्ट एक्सेस होगा, ये वाली लेटेंसी थोड़ा स्लो, इससे थोड़ा स्लो, ऐसा कर दिया इन्होंने। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? ऐसे लेटेंसी, जिससे कि एक्चुअल कॉस्ट मैनेज हो सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड क्लासेस पे डेटा रखते हो तो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा मोर देन वंस अ मंथ विथ मिली सेकेंड एक्सेस। क्या मतलब इसका? यही है कि आपने जो बकेट पे डेटा रखे हो, आपने उसकी क्लासेस स्टैंडर्ड ली है, तो आपको ऐसी लेटेंसी, ऐसे ट्रैफिक से आपका डेटा आएगा और जाएगा जहां मिली सेकेंड की स्पीड मिलती हो। फिर कहते हैं कि स्टैंडर्ड आईए में रखोगे तो ये रिकमेंड कर रहे हैं इन फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा वंस अ मंथ विथ मिली सेकेंड। कह रहे हैं इस क्लासेस में डेटा रखो, पर ऐसा डेटा रखो जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हो, उसको रखो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वो नहीं लाना चाहते। तो उन्होंने, समझ लो ऐसे, रास्ते बना दिए हैं। ये रास्ता बहुत चौड़ा बना दिया है कि जितनी भी ट्रैफिक आएगी हम झेल लेंगे। ये रास्ता ऐसा बनाया है, एक लिमिट पे ट्रैफिक होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ इस रास्ते से वैसा डेटा आओ और जाओ जो कभी कभी करते हो। और अगर आप कंटिन्यूसली इस रास्ते से आ रहे हो, जा रहे हो, तो ये ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं आपसे। क्योंकि अगर ज़्यादा चार्ज ना लेंगे तो लोग ध्यान ही नहीं रखेंगे, लोग इसी से आना जाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक प्राइसिंग को ध्यान में रख के
कंसेप्ट इन्होंने डिजाइन किया। कह रहा वन जोन पे रखोगे, तो ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और ऐसे टर्म्स कंडीशन आपको डाल दिए हैं इसके अंदर, जिससे कि आप बहुत कम इस रास्ते को यूज करो। कंडीशन ऐसा डाल दिया है कि रिक्रिएटेबल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा वंस अ मंथ स्टोर इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन विद अ मिली सेकेंड एक्सेस। कह रहे ये वाली क्लासेस अगर आप चूज करते हो तो एक कंडीशन ऐसा डाल दिया है कि बैकएंड में आपका डेटा एक ही जोन में रहेगा, जिससे आपको एक डर पैदा कर दिया कि ये क्लासेस को आप ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज ना करें। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक ग्लेशियर बना दिया है। कह रहा लॉन्ग लीव आर्काइव डेटा एक्सेस वंस क्वार्टर विथ इंस्टेंस रिट्रीवल इन अ मिली सेकेंड। कह रहा ये ऐसी क्लासेस है जहां पर आप मंथ में एक बार ही आओ, क्वार्टरली एक बार आओ, तो चूज करो। अब देखो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, आपने देखा होगा, है तो पब्लिक प्लेस, म्यूजियम, है तो पब्लिक प्लेस म्यूजियम, ठीक है, देखा जाए तो फ्री में ही होता है, लेकिन वहाँ म्यूजियम का चार्जेस लगाने का मतलब क्या है कि डेली डेली लोग ना आए। समझ रहे हैं बात को? अब दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, लाल किला पब्लिक प्लेस है, फ्री होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर इसको फ्री रख देंगे तो भीड़ कितनी रहेगी? आसपास के लोग तो सुबह से शाम वहीं बैठे रहेंगे। तो एक चार्जेस उन्होंने सेट कर दिया कि लोग डेली डेली ना आए। तो वैसे ही है, ऐसी ग्लेशियर फ्लेक्सिबल, ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे कहते हैं कि आप साल में एक बार आ रहे हो तो रखो। डीप ग्लेशियर, रिड्यूस रिडंडेंसी। तो ये जो क्लासेस इन्होंने डिजाइन किया ना सर, वो एक बेटर ट्रैफिक को ध्यान में रख के किया है, पता है। बैकएंड में स्टोरेज तो सब एक ही है सर, जाना डेटा वही है, हार्ड ड्राइव में ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हट के दूसरे पे चला जाए, तीसरे पे चला जाए, चौथे पे चला जाए, पांचवे पे चला जाए। लोगों के जनरली दिमाग में यही रहता है कि अच्छा हमारा डेटा इस क्लास में, हम मूव करते तो इधर चला जाता है, मूव करते इधर चला जाता है। एक बात बताओ मेरे को, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसका क्लास चेंज कर सकता हूँ। एक्शन में गया, ठीक है, एडिट स्टोरेज क्लास, मैंने इसको ना यहाँ डाल दिया। अब एक बात बताओ, ये 1 सेकंड में कैसे चला गया? ये चलो कुछ नहीं है, अगर आप आपका बड़ी डेटा भी रहेगा तो भी 1 सेकंड में चला जाएगा। तो एक बात बताओ, आप कोई डेटा, जब मैंने आप क्लास क्लास में पढ़ाया था मल्टी रीजन, तो मैंने एक डेटा ट्रांसफ़र किया था, तो आपने देखा था कि कुछ समय लिया था वो। बड़ा डेटा होता तो कॉपी होने में टाइम लेता, बट ये नहीं लेता ना, ये तुरंत चेंज कर देता है। तो अगर बैकएंड का स्टोरेज अलग अलग होता तो यहाँ से डेटा यहाँ जाने में टाइम लगता ना, बट वो तुरंत क्यों कर देता है? तो कहता है कि बैकएंड का स्टोरेज कोई अलग अलग नहीं है एक ही, बस आपने एक ऑब्जेक्ट बदल लिया है, बस हो गया। समझ आई? हाँ जी सर, कंफर्म। वहां पे आ रहा हूँ मैं, अभी अभी इतना, वहां पे आ रहा हूँ। अभी अपने दिमाग से बस इतना ध्यान रखो कि स्टोरेज क्लासेस तो 8-10 हैं, तो जो दिमाग में लोगों के सवाल
आंसर होता है कि जब हम क्लासेस बदलते हैं तो आपका डेटा हट के दूसरे हार्ड ड्राइव में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये रहता उसी स्टोरेज में है, बस आपने अपना रास्ता बदल दिया, बस हो गया। जिससे कि AWS ने ये डिज़ाइन इसीलिए किया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को उन्हें मैनेज करना है। क्या करना है? पूरे वर्ल्ड के लोगों को उन्हें मैनेज करना है, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी क्लासेस बनाई हैं और इतने सारे प्राइस फैक्टर। हाँ, लेटेंसी को ध्यान, बस बस बस। नहीं तो वो तो ऐसा भी कर सकते थे, प्राइस फैक्टर ऐसे भी सेट कर सकते थे, एक ही क्लासेस रखते, उसमें बोल देते कि इतना डेटा है तो इतना पैसा, इतना डेटा है तो इतना पैसा, इतना डेटा इतना पैसा, इतने टाइम इतना पैसा, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन उससे क्या होता, ट्रैफिक मैनेज नहीं होता ना उनका। तो इसके पीछे बहुत रिसर्च किया गया होगा उनके साइड से, जो भी उनकी रिसर्च टीम है। और ये चीज़ भी मेरे को पता नहीं थी, बहुत सालों के बाद भी मेरे को ये बात पता लगी। तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं, पहले मैं भी यही सोचता था, क्योंकि ये इनके डॉक्यूमेंट में भी मेंशन नहीं रहता कि, इनके डॉक्यूमेंट में भी इस बात मेंशन नहीं है। बाद में मेरे को पता लगा कि अच्छा, ये इसके पीछे खेल ये है ट्रफ लेटेंसी को लेकर। तो आप अगर कोई, हाँ बोलो, आप सवाल पूछो, क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था ना कोई? हम्म हम्म। अब ये क्या बोलते हैं, देखो, अब ये क्या बोलते हैं, कहते हैं ग्लेशियर पे आप डेटा डाल दोगे ना, तो जब आप रिट्रीव करोगे, क्या करोगे, रिट्रीव करोगे, तो कह रहा है कि रिट्रीव करते टाइम हम एकदम से आपको नहीं देंगे, ठीक है, टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि वहां पर उनकी ट्रैफिक की प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने कर भी नहीं रखा, क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग आते हैं। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि जब हम लोग हाईवे में रहते हैं तो ट्रैफिक 4 लेन 6 लेन होती है, जैसे जैसे शहर के अंदर एंटर करते जाते हैं वो लेन छोटी होती जाती है, राइट। हम जब अपने घर के पास जाते हैं तो गली छोटी हो जाती है, और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पे कार जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ग्लेशियर में डेटा चला गया तो वहाँ का रास्ता उतना हमने ट्रैफिक बढ़ा नहीं रखा है कि आपको एकदम से प्रोवाइड कर दे, राइट। आपने अगर डेटा हमसे मांगा है तो हम आपको टाइम दे रहे हैं कि 12 आवर्स के बाद देंगे, 40 आवर्स के बाद देंगे, 48 आवर्स के बाद देंगे। वो टाइम आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि कोई उनके पास क्यू में कस्टमर लगा हुआ है, आपसे पहले कोई कस्टमर और आया था मांगने, तो रास्ता छोटा है, तो उसको देंगे, फिर आपको देंगे। वही चीज जब आप स्टैंडर्ड में रहते हो तो आपको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात है? ये चीज, लेकिन वही बात हो जाती है कि स्टैंडर्ड से लोगे, रिट्रीवल चार्ज ज़्यादा लगेगा, ग्लेशियर से कम लगेगा। ग्लेशियर में स्टोरेज चार्ज कम है। और कोई डाउट है क्या? हम्म हम्म हम्म। S3 में क्या चीज़ स्टोर होता है? अच्छा, देखो क्या होता है, जैसे ये इनका बकेट है, ठीक है, इन्होंने किया क्या, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बैकएंड में इन्होंने ना सैन स्टोरेज लगाया है। इनका बैकएंड में सैन स्टोरेज है, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये इनका सैन स्टोरेज है।
इसमें इनकी हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे इनका स्विच होगा, यहाँ पे इन्होंने अपना सर्वर रखा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी एनएफएस वगैरह इंस्टॉल किया होगा, जो भी है सैप वो जो भी स्टोरेज बेस्ड सॉफ्टवेयर डाला होगा, ठीक है। यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्वर लगाया होगा, एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर किया है। एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या है कि कैसा डैशबोर्ड बनाया है, एक ऐसा सारा स्टोरेज इकट्ठा कर लिया एनएफएस के थ्रू, यहाँ पे यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना दिया, डैशबोर्ड डिजाइनिंग किया, पूरा डैशबोर्ड डिजाइन करके यहाँ पर वेब सर्वर लगाया, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग ऐसे कर दी इन्होंने, s3.amazon.com, ठीक है। फिर अपने डीएनएस पे गए और डीएनएस पे जाके ऐसे इन्होंने ये वेब सर्वर की आईपी जो भी होगी उनकी 10.125.170 डॉट ये ऐसे, और डीएनएस में जाके उन्होंने एंट्री मार दी काइंड ऑफ थिंग ऐसे www.s3.amazon.com, इसके साथ पॉइंटर बना दिया, ठीक है। और जब आप AWS पे लॉगिन करते हो, तो मैंने आपको जब डीएनएस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लोड बैलेंसर के टाइम पे कि डिफ़ॉल्ट पेज है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने अपना डीएनएस में रीडायरेक्शन लगा रखा होगा कि जब आप EC2 में बैठे हो तो आप EC2 के ग्रुप में हो, आप जब EC2 में बैठे हो तो आप EC2 के ग्रुप में हो, आप जब S3 क्लिक कर रहे हो तो आप S3 के ग्रुप में मूव कर रहे हो। यहाँ देखो यूआरएल बदल रहा है, तो S3 पेज खुल गया मेरे पास। तो ये जो पेज की डिजाइनिंग है वो कहाँ की गई है, वो इस एप्लीकेशन सर्वर पे बैठ के की गई है, ठीक है। तो मैं इधर चला गया हूँ, मुझे पूरा कंसोल पे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ बैठ के मैं क्लिक क्लिक करता हूँ तो बैकएंड में क्या होता है, एक फोल्डर बन जाता है मेरे लिए, एक फोल्डर बन जाता है। वो फोल्डर की लिंक कहाँ से होती है, इधर से होती है। फोल्डर बन गया, फोल्डर की लिंक इधर से हो गई, और जब फोल्डर बनता है तो इसके साथ सब कंटेंट ऐड हो जाता है। तो यही तो बकेट है, समझ आ रही। इसमें एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा पुट गेट के फीचर्स डाल दिए जाते हैं, तो बैकएंड में आपका सारा डेटा वहीं स्टोरेज में जा रहा है, हार्ड ड्राइव में। हाँ, ये होता है कि S3 की जो डिजाइनिंग की जाती है उसके लिए जो बैकएंड का स्टोरेज यूज किया जाता है ना, ठीक है, जो स्टोरेज यूज किया जाता है वो SSD नहीं रखी जाती, क्योंकि स्पीड जैसी चीजें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, HDD हार्ड ड्राइव रखी जाती है, थोड़ा कॉस्ट कम करने के लिए। तभी तो आपको कम पैसे में दे देते हैं चीफेस्ट स्टोरेज, इसलिए तो बोला जाता है। क्योंकि इसका पर्पस ये नहीं है कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, इस पे एप्लीकेशन लोड करना है, नहीं, इस पे ऑब्जेक्ट्स डालना है। तो HDD हार्ड ड्राइव सफिशियंट है। तो ये इन्होंने बैकएंड का पूरा स्ट्रक्चर किया है, खड़ा किया है इसे, समझ आ गई। तभी आप देखो, आप जब बकेट क्रिएट करते हो तो देखो डीएनएस नाम के साथ बनता है AWS क्लाउड इंडिया। आप इसका पूरा नाम देखो ना, देखोगे ना, तो क्या आया देखो, पूरा नाम दिखाता हूँ इसको। देखो जरा क्या आया, AWS क्लाउड इंडिया, दिख रहा है। आगे क्या लगा दिया, S3 प्रोटोकॉल, S3:/, जैसे HTTPS होता है, और आगे ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है। और इसको देखो जरा, यहाँ पर देखो एक यूआरएल ऐसे बना के दिया, ये तो बैकएंड का है। फ्रंट एंड देखो अपाचे चल रहा है इनके, फ्रंट एंड क्या है इनका,
मतलब फ्रंट एंड, ये बैक एंड की हो गई S3 प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये अपाचे चल रही है, वेब है। तो कह रहा है पहले कनेक्टिविटी आपकी यहाँ आती है। तो ये कनेक्टिविटी इन्होंने क्या दिया, देखो यहाँ पर https:// AWS क्लाउड इंडिया क्लास डॉट, ये तो मेरा नाम है। आगे क्या दे रहा है, s3.amazon.com, ये क्या है, इनका डोमेन नेम है। दिख रहा है, ये इनका डोमेन नेम है। तो पहले ट्रैफिक इस डोमेन पे जाती है, इस डोमेन पे जाने के बाद फिर मैं वेब पे जाता हूँ, फिर इनके वेब पे जाता हूँ। वेब पे जाने के बाद ये पोर्टल मेरे को दिख जाता है, एप्लीकेशन। यहाँ मैं क्लिक करके अपलोड करता हूँ, बैकएंड में वो इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है। समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, अब उन्होंने अपना ये सब कुछ उनकी डेवलपमेंट टीम ने, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने आपके लिए कर रखा है। तो तभी तो आपसे कहते हैं, पेमेंट किस चीज़ का ले रहे हैं आप अपनी कंपनी में। अगर ये फीचर्स चाहते हैं तो देखो कितना माथापच्ची करना पड़ेगा। ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। इसको मैनेज करने के लिए आपके पास 50-60 बंदों की टीम होगी। तब जाके आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट ये फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। अब ये सब कुछ ये आपसे करके दे रहे हैं, प्लस स्टोरेज की टेंशन नहीं। अब हाई अवेलेबिलिटी आपको देते हैं, ड्यूरेबिलिटी आपको देते हैं। आपको सिर्फ डेटा रखना है, तो ये क्या बोलते हैं, डेटा रखने का चार्ज दे देना, डिस्क्राइब कर दे देना, पुट का दे देना, गेट का दे देना, लिस्ट का दे देना, रीड का दे देना। बस पैसे ले रहे हैं आपसे, सब कुछ तो यही कर दिया। आरडीएस, आरडीएस टू डेटाबेस है। सर डेटाबेस इज अ डिफरेंट थिंग, डेटाबेस अलग चीज होती है। डेटाबेस के अंदर भी आप S3 यूज करोगे स्टोरेज के लिए। डेटाबेस एक इंजन है, एक एप्लीकेशन है जो डेटा को रॉ एंड कॉलम में स्टोर करने के फीचर्स देता है, बस। उसको डेटाबेस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा एक सेव हो रहा है। लेकिन स्टोरेज का जो पाथ है वो तो आप ही बताओगे ना। क्लियर है? हाँ जी। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करेंगे। चलो। तो स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो एक तो स्टोरेज क्लास आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टोरेज क्लास आप रन टाइम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या? ठीक है। कैसे करना है, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, ऑब्जेक्ट एक्शन में जाओ, एडिट स्टोरेज क्लासेस, और यहाँ से आप बदल सकते हो। अब इन सारे स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है बता देता हूँ। स्टैंडर्ड को बोला गया है फ्रीक्वेंटली एक्सेस, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा डेटा आप रखो जो फ्रीक्वेंटली आप एक्सेस करते हो। एक रियल वर्ल्ड यूज केस अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे समझो कि आपने देखा होगा कई बार, हम अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम कोई ड्रेस खरीदते हैं, तो हमें ना 30 डेज, 1 वीक रिटर्न पॉलिसी मिलती है, 1 मंथ रिटर्न पॉलिसी मिलती है। इसका मतलब है कि उस
कंपनी को पता है कि यूजर 30 डेज तक डेटा को रिपीटली एक्सेस कर सकता है, तो ऐसे डेटा को आप क्या करो, स्टैंडर्ड में रखो। या ये तो एक एग्जांपल है, आपने कोई लॉग्स, आपका एक सर्वर जो है लॉग जनरेट करता है, वो लॉग्स आप S3 पे रख रहे हो, आपको पता है कि यार उस लॉग्स की नीड पड़ती रहती है, मुझे डेली बेसिस पे जरूरत पड़ रही, भला ही वो बैकअप पे स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, तो लॉग्स आपको भी लगता है कि यार जो लॉग्स जाके स्टोर होता है 30 दिन तक, 30 दिन के टाइम पीरियड में मुझे उसको बार बार एक्सेस करना पड़ता है, या रिपोर्ट भेजने के लिए या कुछ के लिए, तो कहा जाता है S3 स्टैंडर्ड में रखो। लेकिन 30 डेज के बाद उसकी जरूरत नहीं है। क्या? 30 डेज के बाद उसकी नीड नहीं है मेरे को। अब 30 डेज के बाद नीड नहीं है का क्या मतलब है? कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, 30 डेज के बाद कंफर्म हो जाता है उस कंपनी को कि बंदा वापस करने नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बंदा वापस करने नहीं आएगा तो डेटा डिलीट करते, डिलीट तो नहीं करते ना, वो आपकी हिस्ट्री में दिखाता रहता है कि आपने 2 साल पहले भी शॉपिंग की थी, 4 साल पहले भी शॉपिंग की थी। तो ऐसे डेटा को उठाकर फिर वो क्या करते हैं, ऐसे जगह पे रख देते हैं, लाइक ग्लेशियर, डीप ग्लेशियर। उनको पता है कि डेटा रखना इंपॉर्टेंट है, अब उसको, उस पर प्रोसेस जैसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कई बार ये भी आपने देखा होगा कि आपका कहीं पे बिल पेंडिंग है, तो कहा गया कि 30 डेज तक आपने पे कर दिया तो इतना पैसा लगेगा, 30 डेज के बाद भी चले गए तो इतनी पेनल्टी लगेगी, उसके बाद भी चले गए तो इतनी पेनल्टी लगेगी। तो 30 डेज के बाद भी उसकी एक्सेस की जरूरत उम्मीद रहती है, तो कहा जाता है कि ऐसा डेटा जो आप पूरे मंथ में कभी कभी एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, काइंड ऑफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो आप कोई लॉग है जो 30 दिन तक आपको कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है, 30 दिन के बाद अब उसकी जरूरत आपको कभी कभी ही होती है, मंथ में एक बार 2 बार, तो कहा जाता है कि आप ग्लेसी S3 स्टैंडर्ड में रख दो। क्या करो, S3 स्टैंडर्ड में रख दो। तो S3 स्टैंडर्ड में क्या होता है, एस स्टैंडर्ड और S3 स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में अगर डेटा रखने का चार्ज ज़्यादा है, एक्सेस करने का चार्ज कम है। डेटा को, 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी वन जोन, ये समझ आ गया स्टैंडर्ड क्यों है और स्टैंडर्ड आई है क्यों है। इन्होंने देखो आपको रिकमेंड भी किया है, इनका हम लोग चार्ट खोलते हैं। आवाज आ रही है सबको कि यार सो गया क्या कोई? आ रही ना? ये इन्होंने एक चार्ट बना के दिया है, इसको देखो। सबसे पहले इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि S3 के अंदर जो डेटा रखोगे ना, उसकी डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी क्या है, 99.11 टाइम 9, 11 है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 99.9
टाइम्स 9, मतलब टोटल 11 हो गए। इतना परसेंट आपको ड्यूरेबिलिटी दिया जा रहा है। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? आप कब तक जिंदगी आपकी बची है, मतलब टोटल जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी कितने साल की होती है आज के टाइम पे? हाँ जी सर। आज पैदा हुआ आदमी की जिंदगी कितने साल है, एवरेज जिंदगी? 300 साल, 400 साल, कितना? है ना, आज के टाइम पे 65, पहले 100 हुआ करती थी, अब 65 साल, मतलब एक आदमी की एवरेज जिंदगी 65 साल है। फिर भी लोग कहते हैं 25 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग पढ़ नहीं रहे ना, हम लोग तो माइंड अपग्रेड कर रहे हैं। ये तो अपने दिमाग को खाना दे रहे हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं करते, सिर्फ कॉलेज जाते हैं और कहते हैं अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्यों करेंगे जॉब, उनकी बात कर। तो 65 साल की जिंदगी में 25 साल आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि S3 में अगर आपने कोई डेटा रखते हो तो उसकी जिंदगी कितने साल की है? तो ड्यूरेबिलिटी जब निकाला गया, एक एवरेज निकाल के लाया गया, तो एवरेज निकल के क्या आता है कि S3 के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो 10,000 ऑब्जेक्ट्स अगर आपने रखा, तो 10,000 साल के बाद अगर आपने S3 पे 10,000 ऑब्जेक्ट रखा, तो 10,000 साल के बाद एक या दो ऑब्जेक्ट लॉस होने के चांसेस है। कंफर्मेशन भी नहीं है, चांसेस बोलता है। क्या बोलता है? ये कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। समझ आई? तो ये ड्यूरेबिलिटी है इनकी, कि आप अगर 10,000 ऑब्जेक्ट, अब ऐसा नहीं कि दो जो लॉस होने के चांसेस है, अगर मैं दो रखा तो मेरे दोनों चले जाएंगे, नहीं। कह रहा है कि 10,000 ऑब्जेक्ट्स अगर रखते हो तो 10,000 साल के बाद एक या दो ऑब्जेक्ट्स लॉस हो सकते हैं, वो भी 100% नहीं है। जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज 100% प्योर नहीं होती है, इसलिए इन्होंने बोला 99.11, 9 टाइम 9। जैसे गोल्ड भी आप देखो 24 कैरेट का, उसमें भी लिखा रहता है 3 टाइम 9। 100% उसको भी प्योर नहीं। समझ आ रही है? तो ड्यूरेबिलिटी वर्ड क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, ड्यूरेबल जिंदगी कितने साल जियोगे आप? एक कुत्ते की जिंदगी कितने साल की रहती है? 5 साल, 10 साल। अच्छा, 14 ईयर्स की होती। अब क्या बोला, डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी, ये भी समझो, दोनों पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपने उनको दे दिया है रखने के लिए, वो आपके लिए अवेलेबल कब कब रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा मैंने उनको दे दिया रखने के लिए, जैसे बैंक वाला क्या बोलता है, कहता है मेरा पैसा बैंक में तो रखा है लेकिन संडे को लॉक रहता है, मैं संडे को नहीं निकाल सकता उनका पैसा, अपना पैसा उनके पास से नहीं ले सकता। तो मतलब हफ्ते में एक दिन अवेलेबल नहीं है बैंक मेरे लिए। अब ये नेट बैंकिंग अगर साइड कर दो, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो जिस दिन उनकी क्लोज डे होगा, उस दिन आप रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब उस दिन वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है।
तो ये वही कह रहा है कि डेटा तो आपने रख दिया, अब आपको आपके लिए डेटा अवेलेबल कब कब है। तो उसके लिए भी क्या बोल रहे हैं, 99.99% अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो डेटा आपने S3 AWS को दिया है S3 पे रखने के लिए, तो ये कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, 99% अवेलेबिलिटी आपको दे रहा है। इसको जब रेशियो को निकाला गया तो रेशियो निकल के ये आता है कि पूरे साल में 1 या 2 घंटे के लिए हो सकता है ये अवेलेबल ना रहे आपके लिए पूरे साल में। और ये 1 या 2 घंटा कंटिन्यू नहीं होगा, वो 1 या 2 घंटा इस हिसाब से काउंटिंग की गई है। हो सकता है किसी महीने में 1 मिनट के लिए डाउन आ गया हो, 30 सेकंड के लिए डाउन आ गया हो, 5 मिनट के लिए डाउन आ गया हो। पूरे साल का कैलकुलेट करके कहते हैं कि एक एक साल में 1 घंटे 2 घंटे का डाउन टाइम मिल सकता है। मतलब उस टाइम पर हो सकता है डेटा हम आपको अवेलेबल ना करा पाए, कुछ लेटेंसी इशू है, कुछ भी हो सकता है। भाई बैकएंड में सब कुछ टेक्निकली कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, बट उसकी भी ये लोग प्लानिंग करके रखे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट दे रखे हैं, बट अगर तीसरा विश्व युद्ध हो ही गया मान लो, तब क्या कुछ भी हो गया। तो समझ में आई ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड में कह रहा है 99%, इसमें क्या बोल रहा है 99.9%, इसमें 99.9, इसमें 99.5। देख रहे हो, समझ आ गई। और ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट वही चीज है, कह रहा है अवेलेबल आपके लिए देखो 99.9 रहेगा। ये डिजाइनिंग इन्होंने ऐसी की है, ये डिजाइनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं एग्रीमेंट जो आपको दे रहे हो, ये जो एग्रीमेंट आपको दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला अवेलेबिलिटी जोन, कहते हैं जो डेटा आप रखते हो S3 रीजन के अंदर, जो रीजन में आप डेटा डालते हो, तो बैकएंड में वो डेटा हम कितने जोन्स में उसकी रेप्लिकेशंस करके रखते हैं। रेप्लिकेशन समझ रहे हो, कि आपने डेटा एक बार कॉपी किया, लेकिन उसकी कॉपी ये लोग कितने जगह रख रहे हैं। तो कह रहा है 3 से ज्यादा, इधर 3 से ज्यादा, इधर 3 से ज्यादा, और ये कह रहा है कि एक ही कॉपी रहेगी यहाँ पर, यहाँ पर एक ही कॉपी रहेगी, यहाँ पे 3 से ज्यादा 3 से ज्यादा। तो ये एक ही कॉपी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपने डेटा एक बार रखा, उन्होंने 3 कॉपी रख लिया, अब तीनों से एक्सेस नहीं। वो आपको बता रहे हैं कि हम इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ यहाँ रखते हैं, तीनों जोन तो एक बार में क्रैश नहीं होगा। ये वन जोन का मतलब एक ही कॉपी रखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो वेस्टेज है, इसको क्यों रख रहे हो, ये तो वेस्टेज हो गया। नहीं, वेस्टेज नहीं है। आपको मैंने एक चीज दिखाया था, बकेट की रेप्लिकेशन हम लोग लगाते थे, कि एक रीजन का बकेट का डेटा क्रैश हो जाए तो हमने उसकी रेप्लिकेशन खुद कर रखी है क्रॉस रीजन में, तो वहां मिल जाए। तो इसका मतलब है कि आप अपने डेटा का ना प्राइमरी और सेकेंडरी बैकअप का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, कि प्राइमरी बैकअप करप्ट होता है तो सेकेंडरी से डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो अगर आपने प्राइमरी में भी स्टैंडर्ड लिया है और सेकेंडरी में भी स्टैंडर्ड लोगे, तो 2 बार आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगा ना। आप सेकेंडरी कॉपी के लिए वन जोन ले लेते हो, मैंने बोला सेकेंडरी कॉपी रखना, वन जोन सफिशिएंट है यार। अब ये क्या बोल रहा है, मिनिमम कैपेसिटी चार्ज पर ऑब्जेक्ट, मिनिमम कैपेसिटी चार्ज पर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कितना पैसा ये लोग चार्ज करते हैं। एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब जितना ऑब्जेक्ट रखोगे उसके हिसाब से लेंगे। एक ऑब्जेक्ट 1 KB का ऑब्जेक्ट है, 1 KB का पैसा दे देना, 2 KB का ऑब्जेक्ट है, 2 KB का पैसा दे देना, ऐसा करते हैं। तो अगर एक 1 KB के मैं मिलियंस ऑब्जेक्ट रख लूं, तो देख लो जरा, कैल काउंट कर लो। यहाँ पर भी, बट यहाँ पर ही क्या बोलते हैं 128 KB, किसका मतलब है, कह रहे स्टैंडर्ड IA में अगर डेटा रख दिया ना आपने,
स्टैंडर्ड आईए में डेटा रख दिया तो ध्यान से रखना डेटा। 128 केबी से कम का डेटा रख दिया ना तो आप लुट जाओगे। क्यों? आपने 5 केबी का डेटा रख दिया बट उसका चार्ज बनेगा 128 के हिसाब से, पता है? यहाँ पर 5 केबी का चार्ज 5 केबी ही बनेगा। तो मान लो आपके पास ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है, तो आप कंपनी में जाते हो और 1 मिलियन ऑब्जेक्ट आपने इधर रख दिया स्टैंडर्ड आईए में, जो 5 5 केबी का था। बट उसका 5 5 के हिसाब से पैसा नहीं लेगा, वो 128 के हिसाब से पैसा ले लेगा। अब देखो कितना लॉस हो जाएगा। तो ऐसी प्लानिंग इन्होंने की है कि यहाँ पर डेटा, यहाँ पर 128, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कह रहे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन चार्ज। कह रहे नॉट एप्लीकेबल मतलब, कह रहे स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप 1 दिन ऑब्जेक्ट रखोगे तो मैं 1 दिन का पैसा लूंगा, इधर भी 1 दिन रखोगे तो 1 दिन का पैसा लूंगा, लेकिन 30 डेज का क्या मतलब है? कह रहा है स्टैंडर्ड आईए के अंदर अगर आप डेटा आज रखते हो और शाम को डिलीट मारते हो ना, तो ये मत समझ जाना 1 दिन का पैसा, मैं सीधे आपसे 30 दिन का पैसा लूंगा, सीधे 30 दिन का। तो इसीलिए सोच समझ के स्टैंडर्ड आईए में डेटा रखना। जब आपको लगे कि यार डेटा को मुझे कल परसों तरसों एक्सेस नहीं करना है, 1 वीक एक्सेस, 1 मंथ में एक्सेस करना है, तो उठा के यहाँ रख देना। ऐसे यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे 90 दिन का लूंगा, आज रखोगे कल डिलीट कर दोगे, नहीं। मैं सोचना कि 3 दिन का पैसा लेगा, 90 दिन का सीधे एक बार में चार्ज कर। भला ही यहाँ पे डेटा स्टोर करने का पैसा कम लग रहा है, बट कैलकुलेट अगर आप करो, मान लो यहाँ पे 5 रुपए लग रहा है, यहाँ पे 50 पैसा लग रहा है, बट ये भी तो देखो 50 पैसा लग तो रहा है, बट वो सीधे 90 दिन का काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे तो 1 रुपए 1 दिन का लग रहा था। तो अगर आप 2 दिन रखोगे तो यहाँ 2 रुपए दे रहे हो, यहाँ पे 2 दिन रखते हो 50 पैसे के हिसाब से 45 रुपए दे रहे हो। तो ये समझ होनी चाहिए। कह रहे रिट्रीवल चार्ज। कह रहे जब आप डेटा तो रख दोगे, जब आप रिट्रीव करोगे ना, वापस लोगे, तो नॉट एप्लीकेबल मतलब जितना डेटा लोगे उतना पैसा दे देना, 5 MB लोगे तो 5 MB दे देना। कह रहा यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर जीबी रिट्रीवल। कह रहा 5 MB डेटा रिट्रीव करोगे, मैं जीबी के हिसाब से ले लूंगा पैसा, मेरा जो 1 GB का बनता है। यहाँ पर भी जीबी, यहाँ पर भी जीबी, यहाँ पर भी जीबी, तो यहाँ पे जीबी के हिसाब से लेते हैं। कह रहे फर्स्ट बाइट लेटेंसी। कह रहे लेटेंसी मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। यहाँ कह रहा मिनट एंड आवर्स, यहाँ आवर्स। तो लेटेंसी देखो यहाँ पर। कह रहे स्टोरेज, हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। वो पर जीबी का कैलकुलेट करेगा सर वो, पर जीबी रिट्रीव। हम्म। 2 GB का चार्ज लगेगा सर, 2 बार आपने रिट्रीव कर लिया ना उसको। इसमें रखेगा तब जब आपको, जब आपका डेटा ही बड़ा हो, पैकेज में बना के, पैकेज बना के आपने डेटा रख दिया। हाँ, तभी आप रखोगे। बेकार है सर, वो घाटा लग जाएगा फिर आपको। आप स्टोरेज चार्ज कम के चक्कर में रख तो दोगे, लेकिन फिर लॉस हो जाएगा। ये कह रहा है कि मिनिमम कैपेसिटी चार्ज, ये रिट्रीवल का बता रहा है, वापस लेने का। ये रखने का बता रहा है, रखने का। ये रखने का कह रहा है कि रखने का मतलब ये कह रहा है कि आपने इधर अगर 5 केबी का,
हाँ, एक होता है रखने का पैसा, एक होता है लेने का पैसा। कह रहा है ये हाँ, ये डाउनलोड का हो गया, ये रखने का कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 5 KB का रखोगे, बट पैसा मैं आपको 128 KB के हिसाब से लूंगा। तो 1000 बार ले लेगा, तभी तो कहा जाता है बंडल बना के पैकेज बनाकर रखो, रार फाइल बना के। तो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो। क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड काउंटिंग है ना सर यहाँ पर। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड काउंटिंग है। नहीं तो आप एक बात बताओ, आप डाउनलोड क्यों कर रहे हो? पर्पस बताओ डाउनलोडिंग का। डाउनलोडिंग आप तभी करोगे ना जब रिट्रीवल की नीड पड़ेगी, बैकअप रिस्टोर की नीड पड़ेगी। तो आप बैकअप कोई चीज रख रहे हो तो आप एक एक फाइल का बैकअप मत रखो ना। आप एक एक फाइल को बंडल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट होके फिर रख दो वहां। बैकअप आप अगर ये छोड़ दो, आप अगर अपनी कंपनी में, फिजिकल कंपनी में बैकअप रखते थे तो क्या करते थे? हमने बोला कि दिन भर से आने दो जितना डेटा आता है। जितना डेटा आ रहा है दिन भर आने दो। मान लो एक एक 1 लाख फाइल आ गई। ठीक है, एक एक लाइन का बैकअप थोड़ी रखते हो आप। एक लाइन आ गई, 10 लाख लाइन आ गई, या 10 लाख फाइल आ गई। उनको रार फाइल पे कन्वर्ट करते हो, या फिर जो भी आपका जिप है, जिप बना के फिर रखते हो आप। तो जब आपने जिप बनाया तो एक जिप एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। और उसको डेट डाल दिया, आज का है ये। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही बना के रखते हैं। समझ गए ना? और किसी को तो नहीं डाउट है कोई? ऐसे ही ये कहता है स्टोरेज टाइप। कह रहे सबका स्टोरेज टाइप ऑब्जेक्ट है, और लेटेंसी, लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन सब में यस है। अब इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि इसको ना वेल प्लानिंग के साथ काम की जाती है। वेल प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि एक तो ऐसा होता है कि आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, तो इतने दिन के बाद यहाँ चला जाए, इतने दिन के बाद यहाँ, इतने दिन के बाद यहाँ, इतने दिन के बाद डिलीट हो जाए। कह रहे ये लाइफ साइकिल रूल आप खुद लगा सकते हो। मैनेजमेंट में आओ, देखो, लाइफ साइकिल रूल, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। मैंने बोला रूल नंबर 1, फिल्टर बता सकते हो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या आप देखो यहाँ देखो, लाइफ साइकिल रूल में मैंने क्या बताया? मूव करंट वर्जन ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। मैंने बोला करंट वर्जन मतलब स्टैंडर्ड में कोई डेटा आए तो उसको स्टैंडर्ड आईए में डाल दो 30 डेज के बाद। या मैंने बोला कोई डेटा यहाँ पर आए, उसको मैंने ग्लेशियर में डाल दो 500 दिन के बाद। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, मेरे से छूट गया था जो। एक क्लासेस है यहाँ पर S3 स्टैंडर्ड।
देखो, इंटेलिजेंट टीयरिंग ये क्या करता है, ये इन्होंने ऐसा बना के रखा है क्लासेस। कहते हैं कि अगर आपने क्लासेस एस्ट्रिस इंटेलिजेंट टीयरिंग लिया, तो आप डेटा को अगर फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो ये अपने आप एस्ट्रिस स्टैंडर्ड क्लास समझेगा, और आप यूज नहीं करते हो तो आइए समझेगा। क्योंकि एस3 स्टैंडर्ड में क्या होता है, एस3 स्टैंडर्ड में डेटा को रखने का कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिट्रीवल कॉस्ट कम होता है। लेकिन आईए में क्या है, रखने का कॉस्ट कम है, रिट्रीवल कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, रखने का कॉस्ट कम, रिट्रीवल कॉस्ट ज़्यादा, रखने का कम, रिट्रीवल ज़्यादा, रखने का कम, रिट्रीवल ज़्यादा, ऐसे ही होता जाता है। रखने का कम, रिट्रीवल ज़्यादा, रखने का कम, डाउनलोड का पैसा ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि अगर आप डेटा ये क्लासेस लेते हो तो डेटा आप अगर आप कंटिन्यूसली एक्सेस कर रहे हो, डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो अपने आप क्लासेस समझ लेगा इसका, तो पैसा कम लेगा। जब आप डेटा को डाउनलोड नहीं कर रहे हो, पड़ा हुआ है, तो पड़ा होने का कॉस्ट यहाँ ज़्यादा होता है, वो समझ लेगा ये, क्योंकि यहाँ कम होता है। तो एक बैलेंस बना के रखता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे इधर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आए, उसको 30 दिन के बाद मूव कर देना इस क्लास में। और वो ऑब्जेक्ट अगर 90 डेज का हो जाए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आईए में जो मूव किया था उसको मूव कर देना यहाँ। और वो ऑब्जेक्ट अगर 180 डेज का हो जाए तो मूव कर देना कहाँ, डीप ग्लेशियर में। या मैंने बोला कि सीधे क्या करना, ये वाला रूल हटा रहा हूँ। मैंने बोला सीधे डीप ग्लेशियर में डाल देना, या यहाँ डाल देना। और एक रूल मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी, ये लो ऐसे रूल बता दिया मैंने। तो डेटा ऑटोमेटिक आएगा स्टैंडर्ड में, 30 दिन के बाद यहाँ जाएगा, 90 के बाद यहाँ, 180 के बाद यहाँ। ऐसे आप रूल लगा सकते हो। ऐसे ही मैं रूल क्या लगा सकता हूँ, मूव नन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। एक करंट वर्जन और नन करंट वर्जन का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब आपने वर्जन पढ़ाया था, मैंने आपको वर्जनिंग में क्या था कि एक ही ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ वर्जन्स बन रहे हैं। तो वर्जनिंग वाले डेटा मुझे भेजना है। हालांकि कंपनी में ऐसे ही होता है कि करंट वाले वर्जन के डेटा को नहीं भेजते, करंट वाले वर्जन को डेटा वहीं रखते हैं, जब उसकी वर्जनिंग हो जाती है तो मैंने बोला कि नन करंट वाले को भेज दो। तो नन करंट वाला डेटा का रूल आप अलग लगा सकते हो, यहाँ पे देखो। ऐसे ही मैंने बोला जो डेटा एक्सपायर हो गया हो, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको भेज दो। परमानेंटली डिलीट नन करंट वर्जन, मैं कहता हूँ कि नन करंट वर्जन को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीशन के रूल आप लगा सकते हो। ठीक है, डिलीशन के लो, मैंने बोला 10,000 साल के बाद डिलीट मार देना। काउंट कर लो 10,000 साल में कितने होते हैं। परमानेंटली डिलीट नन करंट वर्जन, भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो दिन भर में 100 बार अपलोड होता है, तो मैं 100 उसके डेटा थोड़ी रखूंगा सर। जैसे लॉग फाइल में क्या होता है, एक ही फाइल के अंदर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, एक ही फाइल के अंदर लाइनें आ रही है, लाइनें आ रही है, लाइनें आ रही हैं, वो वर्जनिंग बनाते जा रहा, बनाते जा रहा, शाम तक में पता लगता है कि 5,000 लाइनें, 5,000 वर्जन बन गया उसके। वो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कितने रखना हो बता दो यहाँ पे आप।
ऐसे ही आपने एक रूल बना सकते हो क्या, डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए हैं उनको हटा दो भाई इतने देर के। तो ये रूल आप लगा सकते हो, पता ही है, जब भी लगाना पड़े तो लगा दो। इस तरीके से इन्होंने लाइफ साइकिल बना दी है पूरी। तो एक प्लानिंग के साथ आपने बोला कि ऑब्जेक्ट आए, इतने दिन यहाँ रहे, इतने दिन यहाँ रहे, इतने दिन यहाँ रहे, 10,000 पंद्रह 15 साल के बाद डिलीट हो जाए अपने आप। मैं डिलीट नहीं करने जा रहा। तो ये सारी चीजें सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये S3 को बेसिकली डिजाइन किया है बैकअप के लिए। किसके लिए? समझ आई? और अगर मैं AWS कैलकुलेटर में आऊँ थोड़ा सा, तो देखो इसका पैसा कैसे लगता है। कह रहा है स्टोरेज अमाउंट 100 GB डेटा रखो। कह रहा है डेटा का पैसा कैसे लगेगा। कह रहा है पुट कॉपी पोस्ट लिस्ट रिक्वेस्ट कितने करते हो। मैंने बोला 1,000 हो जाते हैं, 10,000। कह रहे गेट सेलेक्ट ये ऑपरेशन भी करते हो। यस। डेटा रिटर्न भाई करते हो। यस। 100 GB का डेटा पर मंथ। डेटा स्कैनिंग भी करते हो क्या। स्कैनिंग करते हैं ना हम लोग, ऑनलाइन में जाके स्कैन करते हैं, सर्च करते हैं। करते नहीं करते। तो मैंने बोला 10 GB स्कैनिंग भी कर लेता हूँ। तो कह रहा है डेटा ट्रांसफ़र भी करते हो क्या। यस ट्रांसफ़र करता हूँ इंटरनेट पे या कहाँ। 10 GB का डेटा ट्रांसफ़र भी कर लेता हूँ। मैंने टीबी है 10 GB। आउटबाउंड भी डेटा ट्रांसफ़र होता है। सबका कॉस्ट बनाता है इतना। अब आप क्लासेस बदल बदल के देख लेना अपना किसका कितना पैसा लगा। होमवर्क घर में। समझ आ गई। तो ये हमारा आज S3 होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, कल मिलते हैं।